नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन की न्यू प्रैक्टिस सेट जो कि लेटेस्ट अभी लॉन्च हुई है, इसे हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज हम दूसरे प्रैक्टिस सेट पे आए हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। व्यूज जो है अच्छे से लाएंगे तभी तो हम आपके लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है दोस्तों के साथ शेयर करिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी भी आप लोग मदद जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की अपेक्षा करता है, इसको संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, क्वेश्चन सीधे सीधे यही है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन घुमाया इतना कि ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में किससे अधिक सदस्य नहीं हो सकते, यानी अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं। तीसरे प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है। तो यह जो है तेलंगाना जो है जूट उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। बाकी मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, तीनों जो है जूट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, गंगा नदी जो है सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। और गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान किसकी मूर्ति बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए। आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की एक नर्तकी की जो है मूर्ति मिली थी। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए, छोटा करते हैं ताकि अच्छे से समझ जाए। 2 यहाँ दिया गया है। 19 में कहा गया है, सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 फर्स्ट में ही दिया गया है, सही है। सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र से बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। क्षेत्र से बाहर की बात करें तो आपके नहीं सही होगा। अगले पेज पे आते हैं। तीसरा दिया गया है, सभी नागरिकों को शांतिपूर्व और बिना हथियार इकट्ठा होने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। चौथा दिया गया है, सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार होगा। ये भी सही है। पूछा क्या गया था, कौन नहीं सही है, तो दूसरा आपका नहीं सही है, क्योंकि भारत के बाहर जो है स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार नहीं है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त कहें या चाणक्य कहें, बात एक ही आता है। जवाब बनेगा ऑप्शन पहला, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, पीसी महानबोलिस जिसे कहा जाता है, और इनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था। इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, पीसी महालनोबिस बार बार आता है। उन्नीसवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। जवाब है ऑप्शन तीसरा, भाग 2 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं भाग 3 में है, ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। जवाब है ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रपति करता है।
11वें प्रश्न में दिया गया है, समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल और समताप सीमा के बीच स्थित है। 12वें प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? नृत्य के क्षेत्र में, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कालिदास पुरस्कार जो है सम्मान यह मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है कि कालिदास सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश, और यह जो है नृत्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। 13वें प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? इसका जवाब देगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, सापेक्ष अभाव में वृद्धि, यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है, गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लैटिन शैली में बने हैं और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषता भारत के किस भाग में स्थित है? यानी ये सब विशेषताएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका जवाब है ऑप्शन चौथा, यह जो है उत्तर भारत में सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। मंदिर रूप में देखा जाए तो नागर शैली में ये सारी विशेषताएं होती हैं। आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाब है ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसका जो है नेतृत्व किया था, यंग बंगाल आंदोलन का। 16वां प्रश्न है, भारत की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? जवाब है ऑप्शन डी, कार्यरत कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। यानी उस समय जो कार्यपालिका कार्य में होती है उसके द्वारा यह किया जाता है संचालित। 17वां प्रश्न है, प्रोटोजोआ शब्द की संरचना किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर पहला, गोल्डफस के द्वारा जो है प्रोटोजोआ शब्द का आविष्कार किया गया था। 18वें प्रश्न को देखेंगे, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को उचित तरीके से मापता है? जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस यम। 19 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसकी स्थापना आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी। यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी। तो उस समय जो है लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय। ऑप्शन यहां से पहला सही बनेगा। 21वां प्रश्न दिया गया है, जीवाणु निम्नलिखित में से किस जगत के एकमात्र सदस्य हैं? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोनोरा ग्रुप के में आते हैं जीवाणु। 22 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है? ध्यान रखिएगा, यह जो है राजा राम जो थे इन्होंने भी यह यज्ञ करवाया था और इसका ही नाम था, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ से चौथा सही होगा। इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहते थे। क्या कहते थे? अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। कहा जाता है कि जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक की सारी संपत्ति जो है राजा की हो जाती थी अगर कोई विरोध न किए जाए। 23वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार
निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति, यानी किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं किया जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न दिया है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? जवाब है ऑप्शन पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 25वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यह जो है अरबी भाषा में लिखा था किताबुल हिंद। 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है, विद्युत के उपयोग द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, इसे जो है विद्युत लेपन कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग मात्रा भी जानते हैं, परसेंटेज भी पूछा जाता है। जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, तब ऑक्सीजन होता है, तब आर्गन, तब कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सन 1800 में हम्पी के खंडरों की खोज की थी? हम्पी के खंडरों की। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, कर्नल कॉलिस मैकेंजी ने की थी हम्पी के जो है खंडरों की खोज। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो वहां की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, कैंपबेल ने किया था कानपुर में विद्रोह का दमन। 30वां प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 1963 में हुआ था उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। 31वां प्रश्न दिया गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, 129वें स्थान पर रहा है भारत। 32 नंबर का प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई थी? जवाब बनेगा ऑप्शन दूसरा, गोरखपुर में दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि कौन कौन लोग गोरखपुर से हैं, क्योंकि हम भी गोरखपुर से हैं। तो आप लोग गोरखपुर वाले जो भी हों हमें जरूर सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटें हैं? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा बनेगा। लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करते हैं तो यहां पर जो है 31 सीटें हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ये बनी आपकी हेलन मैरी रॉबर्ट्स। हेलन मैरी रॉबर्ट्स बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? जवाब बनेगा ऑप्शन तीसरा, उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप लोग जानते हैं पहले जो है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो है पृथ्वी के 2 भाग हुआ करते थे, तो उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर का, चंबल नदी
राज्य की किस जनपद के पास यमुना से मिलती है चंबल नदी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन पहला, इटावा के पास जो है चंबल नदी यमुना नदी में अपना जल गिराती है। 37 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, किसको भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नियुक्त किया गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, यह जो है अनामिका बी राजीव को नियुक्त किया गया है। अनामिका बी राजीव। अगला प्रश्न दिया गया है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, गाजियाबाद जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे। अब आएंगे हिंदी के पोर्शन पर। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है, शब्द मनोहर में कौन सा समास है? मनोहर यानी मन को हरने वाला। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यह जो है तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, करुणा मृत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? करुणा मृत। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, करुण धन अमृत होता है करुणा मृत का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए खाली स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया है, कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती है, इसलिए उसकी किसकी आवश्यकता है? अल्पज्ञता के, विज्ञता की, बहुतज्ञता की या अभिज्ञता की? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा, इसलिए उसकी जो है विज्ञता की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा तद्भव है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, आंख। आंख जो है तद्भव शब्द है, अच्छी होता है तत्सम शब्द। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आगमन का विलोम है? आगमन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, प्रस्थान होता है। ठीक है ना, प्रस्थान होता है आगमन का विलोम। अगले प्रश्न में दिया गया है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, वाक्य शुद्धिकरण में भी यह पूछा जाता है। जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, विदुषी होता है। ठीक है ना, क्या होता है? विदुषी। 46 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, कर्तव्य। कर्तव्य जो है यह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेघ बरसने लगा में जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, इसमें जो है संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कल्याण का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, मंगल। मंगल होता है कल्याण का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, कुछ और कुछ, ध्यान रखिए, कुछ और कुछ शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है आपको। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, कुछ मतलब होता है उरोज और कूच मतलब होता है प्रस्थान। नहीं बोलते हैं सब कूच कर दिए तो प्रस्थान होता है। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में दिया गया है, एक शब्द का चयन कीजिए। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसे कौन सा रोग बोलते हैं? जवाब बनेगा आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ से तीसरा, उसे जो है असाध्य रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाध्य रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अन्वेषण, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। 52 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है। दर्शन, ये भी हमेशा बहुवचन में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। माल, माल शब्द जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? जवाब है ऑप्शन चौथा। क्या होता है? जागरण होता है। स्वप्न का विलोम क्या होता है? जागरण। अगला प्रश्न है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। इसी दो में आप कंफ्यूज होंगे। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, अस्त्र होता है। जो है फेंक कर मारा जाता है वह अस्त्र होता है, और हाथ में जो पकड़ कर मारा जाता है वह शस्त्र होता है। जैसे कभी कभी पेपर में दे दिया जाता है भाला, भाला अस्त्र है या शस्त्र है? तो भाला जो है अस्त्र है। तलवार, तलवार आपका शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो रही हो का बोध कराने वाला सर्वनाम कौन सा कहलाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें 3 रूप होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसी की बात हो रही है। प्रथम पुरुष होता है जो वक्ता होता है, मध्यम पुरुष होता है जो श्रोता होता है, और अन्य पुरुष जो होता है जिसके बारे में बात होती है। 66 नंबर का प्रश्न है, बेमेल यानी असंगत शब्द का चयन करना है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा। अंश जो है अलग है, बाकी अंश है छोटा से भाग है, और अवयव एक ही शब्द के रूप है। 57 नंबर का प्रश्न, माफ कीजिएगा, ये 66, ये क्वेश्चन का नंबर गलत दिया गया है। 66 नहीं, 56 नंबर है। ध्यान दीजिएगा, यह 56 नंबर है, 66 नहीं है, 56 नंबर है। तो इसका जवाब बन जाएगा आपका पहला, अंश शब्द जो है यह भिन्न है। ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, 57 नंबर का, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, मादा मगरमच्छ इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, शब्द तिरस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जवाब है ऑप्शन दूसरा, तिरस है। ठीक है ना, उपसर्ग क्या है? तिरस। देखिए, स के नीचे हलंत है, यानी स आधा है। 59 नंबर का प्रश्न है, आप गाना गाइए का कर्मवाच्य क्या होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा। यह इसका जो है कर्मवाच्य इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य की पहचान करें। तो इन चारों में अगर बात की जाए तो प्रयुक्त रचना प्रासंगिक है, प्रयुक्त रचना प्रासंगिक है, यह वाक्य आपका सही है, यानी चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होते पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? यह जो है 61 नंबर का प्रश्न दिया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यहां पर दो है अर्ध विराम लगाते हैं। 62 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, कौन से कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, अप्रत्यक्ष शब्द जो होते हैं इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
63 नंबर का प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगी? यह जो है वाक्य शुद्ध हो रहा है, क्योंकि जो है डबल इन्वर्टेड कामा है, यानी उन्हें कोट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता है वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा। वहां जो है अल्प विराम लगता है। उससे थोड़ा अधिक होता है तो जो है आपका अर्ध विराम लगता है। उससे भी थोड़ा अधिक होता है यानी रुक जाते हैं तो पूर्ण विराम होता है। 65 नंबर का प्रश्न है, ऊंट किस करवट बैठता है? लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। जवाब है ऑप्शन पहला। लाभ किस पक्ष का होता है? इसका यही अर्थ होता है। 66 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, सूखते धान पर पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, काम खराब होना। इसका अर्थ क्या होगा? काम खराब होना। 67 नंबर का प्रश्न है, गुदड़ी का लाल, मुहावरे का अर्थ बताना है। या गुदड़ी का लाल होना कई बार पूछा गया है। जवाब बनेगा ऑप्शन दूसरा, असुविधाओं में उत्पन्न होने वाला। इसे जो है गुदड़ी का लाल भी कहते हैं, यानी बिना सुविधा के जो है जो उत्पन्न हो जाए। अगला प्रश्न है, ताजमहल क्या ही सुंदर है, यह कैसा वाक्य है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा। यह जो है विस्मयार्थक शब्द है। न 69 नंबर प्रश्न है, राम मुझसे घर आने को कहता है। इसका जो है मिश्र वाक्य क्या होगा? राम मुझसे घर आने को कहता है, मिश्र वाक्य बनाना है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, राम के द्वारा मुझे घर बुलाया गया। यह इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा। 70 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, नाई के बारात में सब ठाकुर, इसका अर्थ क्या है? लोकोक्ति का जो है सही अर्थ बताना है। जवाब हो जाएगा स्वयं को सबसे बड़ा मानने वाले लोगों का समूह। ऑप्शन यहां से पहला सही होगा। 71 नंबर प्रश्न है, संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ही हम लोग जो है संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन यहां से चौथा सही होगा। गद्यांश की बात आती है तो हम इसे छोटा कर दे रहे हैं। गद्यांश को आप लोग एक बार ध्यान से जरूर पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। गद्यांश यहाँ दिया गया है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गद्यांश उधर भी है और यहाँ भी है, पूरा का पूरा गद्यांश आपको दिख रहा होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न में दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली कौन सी है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा। इसमें जो है आलोचनात्मक है, यानी आलोचना की गई है। 73 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। यह जो है आदर्शवादी है। तीसरा आपका सही हो जाएगा, आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी को क्या मानते हैं? जवाब है ऑप्शन दूसरा, जो है यह जो है सफल है मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में किसका चित्रण किया गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का जो है चित्रण किया गया है यहाँ पर। और 76 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा। इसका शीर्षक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी,
यह जो है इसका शीर्षक होगा। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा भी पूरा कर लिया है। रही बात संख्यात्मक योग्यता और जो है रीजनिंग की, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पूरा का पूरा जो है PDF वहाँ से मिल जाएगा और वहाँ से आप पूरा कवर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।